हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डी कोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे आरओ और एआरओ का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। जनरल इंग्लिश और ग्रामर का एक सेगमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट इसका लेकर के आया हूं आज आपके लिए। और जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरओ और एआरओ में से, जो एआरओ का एग्जाम हुआ था 18 अगस्त को, ठीक है ना, 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से सेगमेंट्स आपसे पूछे गए थे। क्या दिया हुआ है 26 क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। अभी ऑपोजिट आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ है स्टॉक, स्टार्क, इसका ऑपोजिट आपको चाहिए। स्टार्क का मतलब होता है बहुत ही बोल्ड, जिंदा दिल, बहुत ही ओपन जो होता है। तो ओपन अगर होता है स्टार्क, तो इसका जो ऑपोजिट पूछा गया है वो होना चाहिए कवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, शी डिस्पाइसेस क्लासिकल म्यूजिक। अभी एक वर्ड को यहां पर हाईलाइट करेंगे या बोल्ड करके दे देंगे और पूछा है नियरली ऑपोजिट। ध्यान से समझिएगा, डिस्पाइसेस का मतलब होता है नफरत करना, घृणा, हेट। तो इसका जब एंटोनिम पूछेंगे तो वो हो जाएगा उसको पसंद करना, यानी एप्रिशिएट। याद रखना, डिस्पाइसेस मतलब हेट करना होता है, कॉम्प्रहेंड समझना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई टुक अ ड्यूरेबल पेयर ऑफ शूज व्हेन आई वेंट ऑन द ट्रिप। अभी ड्यूरेबल, कोई कपड़ा बहुत ड्यूरेबल है ना, मतलब वो बहुत टिकाऊ, मजबूत है। तो मजबूत का ऑपोजिट जो देखा जाए तो वो होना चाहिए, देखिए डेलिकेट भी होता है, बहुत ही हल्का फुल्का। फ्रेजाइल इसका सही एंटोनिम होना चाहिए। देखो ध्यान से, अपोजिट पूछा गया था। फ्रेजाइल का मतलब आप ले सकते हैं बहुत ही नाजुक। मतलब अब नाजुक तो डेलिकेट भी होता है, लेकिन वो चीजें जो बहुत आसानी से तोड़ी जा सके, टूट सकें, वो होती हैं फ्रेजाइल, ठीक है ना। वॉर्न आउट मतलब होता है फैशन से बाहर हो जाना, किसी चीज का दौर खत्म हो जाना। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्या था, हाँ, 4 वर्ड्स आपको दिए गए और पूछा गया इनमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। प्लीज नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, इसका मतलब बाकी वर्ड्स की स्पेलिंग गलत होगी, एक ही सही होगा। कई बार रॉन्गली स्पेल्ड पूछ लेते हैं, मतलब 3 वर्ड्स की स्पेलिंग सही होती है और गलत की स्पेलिंग पूछ लेते हैं कि गलत कौन सा है। तो अभी सारे के सारे वर्ड देखिए रेस्टोरेंट ही हैं जिनको अलग अलग फॉर्म में बोला गया है। ये वाला वर्ड रेस्टोरेंट होता नहीं है। रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग RESTAURANT होती है, रेस्टोरेंट। ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। नेक्स्ट 4 वर्ड्स फिर से करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। इग्नोएबल, अच्छा ये जो इग्नोएबल दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली इग्नोबल होता है, तो ये वाली स्पेलिंग तो गलत है। इग्नोमिनियस सही है। आइडियोसिंक्रेसी, यहाँ पे ए होता है सिंक्रेसी में, इसका मतलब होता है सनक, पागलपन, टिपिकल बिहेवियर। और इम्पेटस TUOUS होता है, TUOUS, याद रखना। इसका मतलब होता है, इम्पेटस मतलब होता है बेसब्रा जो होता है, सब्र जिसको नहीं होता है। इग्नोमिनियस होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिर करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है डेलिक्वेंसी। क्वेंसी में QUE होता है, डिलीवरेंस में A होता है, डेलिब्रेटिव, डेलिब्रेटिव में BE होता है यहाँ पर। एंड द वर्ड करेक्ट इज डेमागोग। इसका मतलब होता है किसी भी समुदाय का जो नेता होता है, मुखिया होता है, उसका रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन होता है, उससे बोला जाता है डेमागोग। नेक्स्ट वर्ड में क्या पूछा गया है, फिर से करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहे हैं। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला, जिंदा दिल पर्सन जो होता है। जुबिलेंट की स्पेलिंग सही दी हुई है, ये सही आंसर होगा। इमिनेंट में M हो जाता है, इमिनेंट जाना माना विख्यात। टॉलरेंट में ए होता है, टॉलरेंट मतलब सहिष्णु जिसको बोलते हैं, सहनशील। एंड इबुलियंट मतलब बहुत ही
जो बुली करता है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत क्या बोलते हैं, बोल्ड होता है, ऑडेशियस, साहसी जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। याद रखना इसमें डबल एल आता है एबुलेंट में। नेक्स्ट वर्ड, राणा वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई को अंडरलाइन किया गया है, और ये हाई एंड ड्राई एक्चुअल में एक ईडियम या फ्रेज का पार्ट है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राणा वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसके पास पैसे खत्म, उसके दोस्त चले गए, तो छोड़कर उसको गए हैं, अकेला छोड़ गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला पड़ जाना। रिजेक्टेड मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ये तो आपको पता होगा। डिप्रेस मतलब होता है निराश हो जाना। वुंडेड मतलब घायल हो जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं षड्यंत्रकारी, तो क्या किया गया, उनको डन टू डेथ कर दिया गया, मतलब उसका मर्डर किया गया, किल्ड, ये होता है सही आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, टुक टू हर हील। 9 2 11 होना जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टुक टू हर हील। टुक टू हील का मतलब होता है दुम दबाकर भागना, भाग जाना। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर रैन ऑफ। टुक पास्ट टेंस है तो रैन ऑफ, टेक होता तो रन हो जाता। नेक्स्ट आ जाइए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से मिलने वाला जो सरप्राइज वरदान होता है ना, वो कहलाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक से कोई खुशी वाली चीज, कोई सरप्राइज आपके लिए अगर आ जाता है ना अचानक से, मतलब जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हैं, वो कहलाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन जो इस सिनोनिम, इसका बेस्ट एक्सप्रेस होना चाहिए इडियम का, वो है कंप्लीट सरप्राइज। वन हु हेट्स मैरिज। अब आता है पोर्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हेटर की बात करेंगे ना तो आपको मीजो वर्ड मिलेगा। मीजो जिसमें प्रीफिक्स लगा होता है, इसका मतलब होता है हेटर। और अगर कहीं पर आपको वर्ड लिखा हुआ मिल जाए ये फाइलो, फाइलो का मतलब होता है लवर, ठीक है ना। अब GAMY गैमी, ये अगर लगा हुआ वर्ड मिलता है, सो गैमी वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। तो बताइए जरा, मैरिज, अब जैसे देखिए पॉली मतलब होता है मैनी, और गैमी का मतलब अभी बताया आपको मैरिज होता है। सो खुद बताइए जरा, पॉलीगैमिस्ट का मतलब जानते हैं, वो पर्सन जिसने बहुत सारी शादियां की हों। मीजोगैमिस्ट, मीजो मतलब हेटर, गैमिस्ट मतलब मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज इज मीजोगैमिस्ट। मीजेंथ्रोप, एंथ्रोप वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को, तो लोगों से नफरत करने वाला, मैनकाइंड से हेट करने वाला मीजेंथ्रोप हो जाता है। एंड मीजोगैनिस्ट, गायनो वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, इसको सही से लिख देता हूं मैं, गायनो वर्ड रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स को, ठीक है ना। तो मीजोगैनिस्ट वो पर्सन होता है जो फीमेल्स से हेट करे, मीजेंथ्रोप जो मैनकाइंड मानवता से नफरत करे, मीजोगैमिस्ट जो शादी से नफरत करे, एंड पॉलीगैमिस्ट जिसने बहुत सारी शादियां की हैं उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे 4 के चारों ही वर्ड एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। हो सकता है आगे इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कभी, ठीक है ना, तैयार जरूर रखिएगा ये वर्ड सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से कंप्लीट करने के लिए पूछा गया, द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है वो बनने की जो कोशिश करता है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, बहरूपिया, जो भेष बदलता है, वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं है, ठीक है ना। इम्बाइबर, देखिए इम्बाइब हो जाना मतलब शराब में डूब जाना, तो जो पियक्कड़ लोग होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमिटेट करना मतलब किसी की नकल उतारना होता है, ठीक है ना, नकल उतारना इमिटेट। एंड इम्प्रेसरियो मतलब होता है इम्प्रेस करने से रिलेटेड आप बना सकते हो, वो पर्सन जो बहुत ज्यादा दिखावटी होता है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इम्पोस्टर आपको सही आंसर ध्यान रखना है, प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है वो बनने की जब कोशिश करता है।
ये इम्प्रेसिव पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, दोनों में यूज होता है, इम्पोस्टर नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट आ जाइए, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। स्पेल्स मतलब होता है टोना टोटका करना, जादू टोना करना, ठीक है ना। तो जादुई टोना टोटका जो करने के लिए जो मंत्रोच्चारण किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकैंटेशन। ध्यान से रिलेट कर लीजिए। रिसाइटेशन होता है किसी कविता को पढ़कर सुनाना। अटरेंस मतलब होता है अटर करना, कुछ बोलना, कथन देना। एंड नरेट करना होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। सैंपल को हम दूसरे शब्दों में स्पेसिमन कहते हैं। स्पेसिमन कॉपी मतलब सैंपल कॉपी, ठीक है ना। स्पेक्टिकल मतलब होता है दृश्य। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। स्पेक्टर जो होते हैं दर्शक, जो लोग होते हैं उनके लिए आता है। स्पेसिफिकेशन आपको पता है, स्पेशलाइज कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन जो आया था वो एरर का, स्पॉटिंग एरर का पोर्शन आया था, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस में गलती कहां पर है वो नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो अंडरलाइन पार्ट किया गया है ना, उसी में अब कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है और उसे सही ऑप्शन से इस बार रिप्लेस करके करेक्ट भी करना है। स्पॉटिंग एरर में पहचानना होता है, यहां करेक्ट करना होगा आपको ना। बताइए, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, और जब रेगुलरली ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं ना, देखो ध्यान से, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है तो यू हैव नहीं होता बल्कि हैव यू होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हैड बिन नहीं, क्योंकि यू नहीं है इसमें, ये हटा दीजिए। हैव डूइंग नहीं है। हैज यू बिन, यू के साथ हैज आता नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यू के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता। इनमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें यू ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। अच्छा, मीन्स का मतलब ना, यहां पर साधन है, कुछ तरीके ढूंढने हैं जो बैलेंस करे मेरे बजट को। अब बैलेंस नहीं करते बजट को व्यवस्थित करना, उसके लिए बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। खर्चों से मिलना, निपटना, बजट से निपटना, इसके लिए द एक्चुअल वर्ब वी यूज इज मीट। मीट द बैलेंसेस, मीट द एक्सपेंसेस। ध्यान से समझिएगा, मीट का मतलब यहां मिलना नहीं है। मीट द एक्सपेंसेस, मीट द बजट मतलब होता है व्यवस्थित करना, अपने खर्चों को मैनेज करना। फ्रेजेस के फॉर्म में याद रखना, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी। अब हिंदी में तो हम बोलते हैं ना, मेरे पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, बट याद रखना एंग्री का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। एंग्री के साथ जो प्रपोजिशन फिक्स किया गया है ना, वो दो प्रपोजिशन है, या तो एंग्री विद या एंग्री एट। डिफरेंस जानते हैं? देखिए ध्यान से, या तो विद आएगा या एट आएगा। क्या विद वाला ऑप्शन यहां दिख रहा है, एट वाला यहां दिख रहा है। सही ऑप्शन जो होता है ना, डिफरेंस समझना, ही इज एंग्री विद तब आता है जब आप किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं। ही इज एंग्री विद हिज ब्रदर। और एट तब आता है जब आप गुस्सा किसी नॉन लिविंग थिंग पर होते हैं। मतलब अपने भाई के बिहेवियर पर गुस्सा है तो ही इज एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर। भाई से गुस्सा है तो ही इज एंग्री विद हिज ब्रदर। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां एंग्री विद मी। याद रखना, विद और एट दोनों होता है, एट नॉन लिविंग के लिए, विद लिविंग के लिए। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स आर सो वेट। सड़कें जो हैं वो भीगी हुई हैं। इट शुड हैव रेन्ड। देखिए, शुड हैव आता, होना चाहिए था, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तब शुड लगाते, तो शुड वाला ऑप्शन तो गलत है ही। इंडीड हैव, वुड हैव, कुड हैव। यहां जो सही ऑप्शन ना, सड़कें गीली हैं, ये देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स में इस्तेमाल होती है वो है मस्ट। सही आंसर होना चाहिए इट मस्ट हैव रेन्ड। हुई होगी, अंदाजा लगाने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, एक्टिव पैसिव के देखिए क्वेश्चंस आए थे।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट, सभी ध्यान से समझना। रश्मि वॉज मूव्ड, देखिए वॉज बी की फॉर्म, मूव्ड थर्ड फॉर्म। अगर बी की सेकेंड फॉर्म आई है तो जब आप इसको एक्टिव में चेंज करोगे ना, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव की पहचान। पैसिव बनाना हो तो वर्ब की जगह बी रखते हैं, एक्टिव में चेंज करना है तो जो फॉर्म बी की दिख रही है वही फॉर्म मूव की रख दीजिए। ये सेकेंड फॉर्म है तो मूव की सेकेंड फॉर्म जो कि मूव्ड होती है। तो देखो यहां मूव्ड दिया हुआ है, ये सही है। यहां मूव्स दिया है, अगर ये होता तो यहां इज आया होता। हैज के बाद थर्ड फॉर्म तो यहां बिन लिखा होता, तो ये भी ऑप्शन गलत, मतलब बी होगा नहीं, सी होगा नहीं। यहां हैड दिया हुआ है और यहां पर हैड आया ही नहीं है, गलत ये भी है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक्टिव पैसिव। वी हैड टू स्टॉप। अभी देखिए टू के बाद स्टॉप जो आया है ना, ये है वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है ना। टू के बाद जब स्टॉप आता है तो बेस फॉर्म यूज हुई है। अब अगर यहां पर बेस फॉर्म आई है तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बी आएगा, वो भी बेस फॉर्म में, और बी के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टू बी स्टॉप्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये था, ऑल अदर वर्क, ये पहले आ जाएगा, तो ऑल अदर वर्क सब में दिया है। एज स्टॉप्ड बाई, एज होगा नहीं क्योंकि इसमें बी नहीं दिख रहा है। हैज टू स्टॉप, टू के बाद स्टॉप्ड आता ही नहीं है, ये गलत हो गया। हैड स्टॉप्ड, देखो यहां बी नहीं आया, गलत हो जाएगा, ये आया सही। हैड टू बी स्टॉप्ड, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। अभी देखो यहां पर स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म दी हुई है ना, एक्टिव पैसिव भी बनाना है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है, मतलब बी की सेकेंड फॉर्म आएगी, और बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर। तो जितने में वॉज वर होगा वही ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहां तो वॉज वर ही नहीं है, हटा दीजिए। यहां हैड बिन दिया है, हटा दीजिए। वॉज हो सकता है लेकिन बिन की जरूरत ही नहीं है, हटा दीजिए। वॉज दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म आ गई, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस में एक्टिव पैसिव फिर से, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट। नाउ सबसे जरूरी चीज यहां जो ध्यान रखना है वो ये, ओवरकास्ट की तीनों फॉर्म ओवरकास्ट ही होती हैं। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट। सेकेंड में ओवरकास्टेड नहीं करते, थर्ड में ओवरकास्टेड नहीं करते, ठीक है ना। तो हैव के बाद ओवरकास्ट इज द थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब हर हाल में पैसिव वॉइस में बिन आना चाहिए। अब बिन कितने में आया है अब आप खुद देख लो। ओवरकास्ट यहां है नहीं, हटा दीजिए। इज आया, इज होना नहीं चाहिए, वॉज होना नहीं चाहिए, बिन होना चाहिए था, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस जो है इसमें क्या दिया है, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, शी सेड टू मी। फिर से देखिए सैड इज पास्ट, तो सैड तो होगा टोल्ड, चारों में दिया हुआ है, कोई इश्यूज नहीं। आर का कन्वर्जन होगा वर में, हैड बिन वाला, हैव बिन वाला, आर वाला, तीनों ऑप्शंस एलिमिनेटेड, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। छोटी छोटी चीजें सीख लो ना, पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट इज फिर से डायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन, शी सेड टू हिम। अगेन सेड टू यानी टोल्ड, एक्सक्लेम्ड, हाँ देखिए एक्सक्लेम्ड यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। तो अब टोल्ड वाला ऑप्शन हटा देते हैं। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड तीनों में दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया, व्हाट अ हॉट डे। व्हाट और हाउ का कन्वर्जन वेरी में होता है, वेरी। अब वॉज यहां भी, वॉज यहां भी, वॉज यहां भी, देखिए यहां वेरी दिया हुआ है, यहां पर वेरी नहीं आया, ये हटा दीजिए। यहां भी वेरी नहीं आया, हटा दीजिए। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी हॉट डे। क्लियर। ये था हमारा रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो आपसे पूछा गया था 2016 का
ARO का एग्जाम जो हुआ था 18 दिसंबर को ये हुआ था 2016 का। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन ये मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनके क्वेश्चंस आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो पॉइंट्स बताए हैं प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए एंड थैंक यू वेरी मच।